वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 9th का जो थर्ड लेक्चर है हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं गाइज। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है गाइज? सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर इसके पास हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एस, यानी सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है? ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ से बहुत सारी लाइट निकलेगी, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है या कोई बल्ब है या कुछ भी इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है गाइस। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारी रेज निकलेगी। तो समझ लीजिए कि एक रेज निकल रही है, ये जो रेज है वो इस तरीके से निकल रही है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो रेज निकली वो एंगल इसके साथ क्या है, इसके नॉर्मल के साथ जो एंगल आई एंगल बना रही है, ठीक है। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड होकर ये इसके साथ आर एंगल के साथ निकल जाती है, ठीक है। इसके साथ ये क्या हो जाती है, आर एंगल के साथ हो जाती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पर ये क्या ध्यान रखना है, सॉरी ये क्या होती है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो रेज है क्या है, ये जो रेज है जो निकल रही है यहाँ से, इसका जो एंगल है वो आर, जो क्या है, ये एंगल जो क्या बना रही है आर है। उसके लिए सबसे मोस्ट कंडीशन क्या है कि ये जो मीडियम है ये म्यू डी, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयर मीडियम है। कि डेंसर से रेयर मीडियम होगा ना, तभी हमारी जो लाइट होगी वो क्या होगी, टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्ट होगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आई एंगल बना रही है और ये नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है, जो कि बड़ा होता है, क्योंकि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होती है गाइस, ठीक है। ये होता है। अभी क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से क्या वे हो जाएगी, ठीक है। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए इसी सोर्स से हमारे पास जो लाइट जो जा रही है ना गाइस, वो क्या जा रही है कि अब यहाँ से इसी सोर्स से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरीके से निकल रही है, ठीक है। अब ये जो लाइट है, रे जो है, अब इसके साथ जो एंगल नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो आई, वो कैसा है, वो क्या है, बड़ा है। जो इससे आई के साथ है उससे बड़ा है। ये एंगल कैसा है, सी एंगल है, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल यानी ऐसा एंगल जिस पर अब क्या होगी, जो लाइन जो ये रिफ्लेक्ट होगी ना, अब ये क्या करेगी, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी ना, वो लाइट जो रे होगी ये इसके साथ कैसा एंगल बना रही है, इसके साथ जो एंगल आर बन रहा है वो कैसा हो रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है गाइस। तो वो 90 डिग्री कब बनता है, जब जो है इंसिडेंस रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल कैसा बना रहा हो, जिसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल है सी है, यानी कि क्रिटिकल एंगल हो, उस क्रिटिकल एंगल पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो क्या होती है, उस नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि वह एंगल, यानी विच एंगल वुज रिफ्लेक्टेड द रेज एट 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि वह एंगल जिस पर जो हमारी रे है वो क्या होगी, 90 डिग्री पर अगर रिफ्लेक्ट होगी तो उसको हम, उस पॉइंट को या उस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसको थीटा सी से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर सी से भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारा कैसा है, क्रिटिकल एंगल है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास है कि हमारा जो है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या कर रही है कि यहाँ से जो एंगल जो निकल रही है, अब जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी जा रही है, वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब ये जो आर है एंगल, जो आई एंगल जो है ना, अब ये हम कह रहे हैं कि ये आई एंगल जो है वो कैसा है कि इस सी से बड़ा है। ये जो क्रिटिकल एंगल है इससे कैसा है, ये बड़ा है। जब इससे बड़ा होता है गाइस, ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल है, जहां पर ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से मूव हो रही है, ठीक है गाइस। ये क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी मूव हो रही है। और अब क्या होगा गाइस, नेक्स्ट क्या होगा, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अब यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होगी और ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ इस तरीके से जिस एंगल में आई है उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये एंगल क्या हो जाएगी, ये वापस यहाँ से हमारी रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब आर क्या होगा, बड़ा होगा 90 से, सॉरी गाइस, हमारा आर जो होगा, अब ये आर जो होगा ना ग्रेटर देन होगा किससे, 90 डिग्री से, तभी तो ये वापस जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में जाएगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखना है कि टोटल ट्रांजिशन, ये हम इसको नाम दिया, हमने इसको क्या दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने इसको नाम दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो ये
ये सोर्स है लाइट का, जो सोर्स है ना, यहाँ से अगर इस रे की, इस लाइट की जो इंटेंसिटी अगर 100% है ना, 100% ये लाइट है, तो यहाँ से जो मिलेगी ना वो भी हमें कैसे कितनी मिलेगी, 100% ही मिलेगी गाइस। ठीक है, इसकी जो है ये 100% अगर रे यहाँ से निकलती है तो हमें आउटपुट भी यहाँ से जो मिल रहा है ना वो भी 100% ही मिलता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो जब एक रे ऑफ लाइट जो क्या होती है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव होती है, पास आउट होती है, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं गाइस। देखिए, व्हेन ए लाइट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब हमारी एक लाइट जो है वो पास हो रही है कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक है, सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द इट्स रिटर्न इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से ये जा रही थी उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। द सेम मीडियम अगेन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गाइस। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखा कि रिफ्लेक्शन के लिए हमने जो भी चीज़ देखी उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमारे पास टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यह कि हमारा जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। कैसा होना चाहिए, जो इंसिडेंस रे है उसका एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल पर क्या होगा, ये 90 डिग्री जाएगी, और क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हुआ तो ही ये क्या होगी, वापस रे रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा केस क्या है इसमें कि जो हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारी रे ऑफ लाइट है जो कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती हो, क्योंकि तभी ये क्या होगी, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तभी ये नॉर्मल से अवे होती है, अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ जाती है। ठीक है ना गाइस। तो दूसरा केस यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा जो है मीडियम के जो रे ऑफ लाइट है ना उसका मोशन किस तरफ से होना चाहिए, वो लाइट किधर से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेंसर टू रेयर की तरफ। दूसरा केस उसका एंगल कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस रे का जो है एंगल है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल रे से ज़्यादा होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने देखा, इसकी डेफिनेशन देख ली हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं गाइस, हमारा जो है क्रिटिकल पॉइंट, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल जो एंगल है उसके बारे में। गाइस तो अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल की हमने पहले बात कर चुके हैं हम गाइस, यहाँ पर हम इस डायग्राम में समझ चुके हैं कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस जो रे है ना, इसके जो इंसिडेंस रे के आने की जो एंगल है, एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। ठीक है, तो फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, यानी कि वह एंगल इंसिडेंस रे का वह एंगल जिस पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी कंडीशन क्या है कि उस एंगल पर जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यानी कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ विच ऑफ इंसिडेंस रे, यानी कि इंसिडेंस रे के लिए जो एंगल है वो फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, जहाँ पर क्या हो जाए, हमारे इंसिडेंस रे का जो एंगल है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल गाइस। जैसे कि यहाँ पर देख रहे गाइस, यहाँ पहले आई एंगल था, ठीक है, ये आई है, ये I1 बोल देते इसको। ठीक है, ये अब क्या है एंगल, ये जो एंगल है ना क्रिटिकल एंगल C, इसको थीटा C से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये क्रिटिकल एंगल हो गया। इस एंगल पर जैसे ही रे आई तो वो क्या होगी, 90 डिग्री फिर रिफ्लेक्ट हो गई, और इससे बड़ा होते ही अगर इस एंगल से, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है इससे अगर बड़ा हुआ इंसिडेंस रे का एंगल, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसमें, वरना ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल जहाँ पर क्या हो जाए, हमारा आर क्या हो जाए 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं गाइस। अब इसका हम देखते हैं डेरिवेशन गाइस, इसका हम क्या देखते हैं, डेरिवेशन हम देखते हैं गाइस कि क्रिटिकल एंगल का जो है वैल्यू निकालती हैं अगर हमें, वो किस तरीके से निकालें। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है क्रिटिकल एंगल का पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे, इस पॉइंट पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ स्नेल्स। हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है गाइस, छोटा सा है लेकिन सब जगह काम में आता है गाइस। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब हम निकलेंगे फ्रॉम
अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, हमें म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखना है म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब यहाँ पर म्यू1 क्या है, साइन आई वन का है, जहाँ से आई एंगल यानी कि इधर से सोर्स कहाँ है, यहाँ से, तो ये म्यू डी जो है इसका, ये म्यू1 है और इसको हम क्या लेंगे, म्यू2 लेंगे गाइस। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है यानी कि जहाँ से वो सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वहाँ से लाइट जाती है, उसी से एंगल आई बनता है और उसी साइड को हम क्या लेते हैं, म्यू1 लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू डी साइन सी, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है आई की जगह क्या है, इस केस के लिए पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहे हैं, जब क्या हो रहा है, जब हमारी सरफेस पर ये जो लाइट आ रही है क्रिटिकल एंगल, ये किस पर आ रही है, सी पर आ रही है और ये रिफ्लेक्ट इसलिए 90 डिग्री पर हो रही है, ये आर है, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास इंसिडेंस एंगल आई जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, यानी कि थीटा सी जो है, यहाँ पर देखिए ये जो थीटा सी है वो इक्वल है किसके, सी को, इसको हम थीटा सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो म्यू डी है, म्यू1 क्या है, म्यू डी एक साइन डेंसर मीडियम, ठीक है, साइन सी गाइस इक्वल टू, अब म्यू2 क्या है, आर, तो म्यू आर साइन आर कितना है गाइस, 90 डिग्री, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बना रही है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्या, म्यू डी साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये म्यू आर हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन सी। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यू डी जो है हमें क्या चाहिए, ये म्यू डी अपॉन म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। देखो म्यू डी अपॉन म्यू आर, जो डेंसर से रेयर होता है ना, इसी केस को हम क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। डेंसर जो रेयर होता है इसी केस को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। और अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू किसकी, साइन सी की, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। और म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू डी अपॉन म्यू आर गाइस, म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू डी अपॉन म्यू आर गाइस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल साइन सी कितना है, एंगल साइन सी कितना है, एंगल साइन सी कितना है, 1 अपॉन म्यू है गाइस। और म्यू कितना होता है, म्यू डी अपॉन म्यू आर होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गया, फॉर्मूला आ गया कि क्रिटिकल एंगल क्या है, या रिलेशन पूछ सकते हैं आपसे कि क्रिटिकल एंगल और म्यू के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू क्या है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस, अब ये दोनों इसकी जो केस है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो 2 केस हमने देखे थे, वो 2 केस क्या था, एक तो था इसका कि जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी क्या है कंडीशन थी कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव होनी चाहिए गाइस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दोनों पॉइंट नोट कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो दोनों केस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए गाइस। क्या है, फर्स्ट केस जो था हमारा, जो लाइट शुड बी पास फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और सेकंड केस जो था वो एंगल ऑफ द इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ, जो है हमारी एप्लीकेशन ऑफ TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसकी एप्लीकेशन क्या है गाइस। तो सबसे पहला है मिराज, जो है हमारा मिराज, वो क्या होता है गाइस, मिराज क्या होता है कि गर्मी के जो दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में, और हमें क्या होता है गाइस कि जो होता है कि ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, तो हमें सड़क पर या और कहीं रेगिस्तान में हमें जगह जगह पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पर पानी नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता है। उस केस को हम क्या बोलते हैं, मिराज। तो ये मिराज क्यों होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए गाइस, मिराज का जो केस है वो केस से डिपेंड करता है। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सरफेस है, ठीक है। इस हमें यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारे पास, एक सरफेस है, इस तरीके से देखिए, अरे ठीक है कोई बात नहीं। अब ये पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या सरफेस है, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इस जगह। अब इस सरफेस में है ना, गर्मी के दिनों में नीचे क्या रहता है गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये मीडियम जो रहता है ना वो कैसा रहता है, रेयर मीडियम रहता है,
वो कैसा मीडियम रहता है, रेयर। और ये जितनी भी जो एयर होती है ना वो गर्म होकर यहाँ से ऊपर आ जाती है और ठंडी होकर ये जो मीडियम हो जाता है ना, फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ से जो मीडियम हो जाता है वो कैसा हो जाता है, डेंसर। वो कैसा मीडियम हो जाता है, डेंसर मीडियम हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें, ये रेयर मीडियम होता है और ये डेंसर। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोई क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ क्या है कि जो हमारा ये पेड़ है ना, ठीक है। अब इस पेड़ में हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जगह यहाँ पर इस पेड़ के पास में यहाँ से सपोज कीजिए कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ये आदमी क्या खड़ा है, यहाँ पर ये हमारा डेंसर, ये एयर है, ठीक है। ये आदमी क्या खड़ा है, यहाँ पर खड़ा हुआ कुछ चीज़ देख रहा है, ठीक है। ये लो, मान लो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस आदमी के लिए ये क्या कर रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आदमी जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस तरीके से भाग रहा है। और चलो, तो ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से अब रे ऑफ लाइट आ रही है। एक क्या आ रही है, अब क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट। डेंसर मीडियम से यहाँ से क्या, इस पेड़ से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। अब ये जो है ना रे ऑफ लाइट जो आ रही है यहाँ पर, या डेंसर से अब ये रेयर मीडियम में ना जाकर ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है TNV, और ये यहाँ पे आती है इसके आँख पर। ये क्या आती है, इसकी आँख पर। अब ये आँख पर आती है तो इस आदमी को ये जो लाइट आती हुई दिखती है, ये कहाँ से आती हुई दिखती है, ये यहाँ से, इसके अंदर से, ज़मीन में यहाँ नीचे इसके अंदर से यहाँ कहीं से आती हुई दिखती है। इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पेड़ है वो किस तरफ है, इस तरफ है। और यहाँ से नीचे से इसको ये लाइट, रे ऑफ लाइट जो है आती हुई दिखाई देती है गाइस। ये रे ऑफ जो लाइट है वो यहाँ से इसको कहाँ से, नीचे से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलो, तो जब ये नीचे से आती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका जो इमेज दिख रही है ना वो यहाँ नीचे है। नीचे आने का मतलब क्या है कि ये पेड़ है और इस पेड़ के पास में क्या, पानी है, और उस पानी में से ये हमें इमेज दिखाई दे रही है गाइस। तो ये ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका ये यूज़ लग रहा है इसको, कि इसकी वजह से इसको ये इमेज यहाँ से दिख रही है ना, इसका मतलब उसको ये, इसको लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी दिखाई देता है। इसको ऐसे लगता है कि इस जगह पर क्या है, पानी है, ठीक है। तो ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये मिराज वाली कंडीशन आती है। ज़्यादा गर्मी की वजह से नीचे रेयर मीडियम हो जाता है, ऊपर डेंसर मीडियम आ जाता है, जिसकी वजह से ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और इसको ज़मीन के अंदर पानी दिखाई देता है गाइस, ठीक है। तो ये मिराज का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या है, लूमिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट है लूमिंग। मिराज जो होता है हॉट मौसम में होता है, लूमिंग जो होती है ठंडा, जो है ठंडे जगह पर, जो कोल्ड स्पेस है उस जगह पर, उसमें क्या होता है, कोल्ड स्पेस में क्या केस हो जाता है गाइस, यहाँ पर हम देखें इसके अपोजिट केस होता है। उसमें क्या होता है, उसमें इसके अपोजिट केस होता है। अपोजिट केस कैसे होता है, ये देखिए। उस केस में क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो है, हमारा जो है कि ये सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर कोई आदमी जो है लेटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये कोई आदमी है जो लेटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब ये लेटा हुआ है, अब इसको क्या होता है कि यहाँ पर कैसा मीडियम है, यहाँ पर जो मीडियम है ये ठंडा है। मौसम कैसा है, हमारे पास ठंडा है, ठंडा मौसम है, इसका मतलब नीचे ठंडा है, तो यहाँ पर जो एयर है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, डेंसर रहेगी। और ऊपर क्या रहेगी, जो रेयर रहेगी। ऊपर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, रेयर। कब केस होगा, ध्यान रहे, ये रेयर और डेंसर का केस। ये कैसा इन्वायरमेंट है, जब ये कोल्ड इन्वायरमेंट है। कोल्ड इन्वायरमेंट में अर्थ के आसपास डेंसर रहेगी और मीडियम, और जो हॉट रहता है उसमें ये रेयर रहता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर कोल्ड ही है, कोल्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इसके पास में कैसा है, डेंसर मीडियम है, और ये ऊपर कैसा है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट जो है ये डेंसर है। अब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर पड़ा है। अब ये क्या हो जाता है, यहाँ से
रिफ्लेक्ट होकर वापस क्या है, टीआर भी रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख पे आता है, तो उसको ये, इसको जो है, जो ये आदमी लेटा हुआ है, इसको ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आसमान में कहीं दिखाई से आता हुआ दिखाई दे रहा है, आसमान में कहीं दिखाई देता है। तो ये केस कहाँ होता है, लूमिंग का जो केस होता है वो कहाँ होता है, ठंडे स्पेस पे होता है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लूमिंग का केस होता है, जैसे कि नेपाल है या और कोई कंट्री है, ठीक है, अंटार्कटिका पे आप जाओ वहाँ पर है। तो ऐसे केस जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है वहाँ पर लूमिंग होता है, और जहाँ पर गर्म मौसम होता है वहाँ पर मिराज होता है। तीसरा केस, इसका हम यूज़ डायमंड में भी करते हैं। डायमंड में क्या होता है कि एक बार अगर उसके अंदर रे ऑफ लाइट इंटर हो गई, उसके बाद क्या होती है, वो इंटरनल टोटल ये टीआईआर की वजह से वापस रिफ्लेक्ट होते हुए उसमें घूमती रहती है। इसकी वजह से ये डायमंड क्या होता है, हमारा चमकता है। और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम जिसको काम में लेते हैं वो क्या है गाइज, इसका वो है ऑप्टिकल फाइबर का, और बहुत ही काम की चीज़ है गाइज, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में भी यही होता है। ऑप्टिकल फाइबर में दो तरीके के फाइबर रहते हैं गाइस, इस तरीके से देखिए, एक ये होता है, दूसरा क्या है, दूसरा कैसे, ये दो परत होती है इसमें वायर में, तो एक अंदर होता है एक बाहर होता है। जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि बार जो होता है ये रेयर मीडियम होता है, यहाँ रेयर मीडियम होता है, और यहाँ पर डेंसर मीडियम होता है गाइस। तो डेंसर मीडियम में राइट क्या है, ये मान लो कोई रे ऑफ लाइट अंदर आती है, ये क्या होता है, और टीआरपी की वजह से ये रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरीके से निकलती जाती है, और ये हमें बार मिलती है वापस। जैसे 100% यहाँ से एंटर हो रही है, तो टीआरआई की जगह टीआईआर की वजह से ये वापस हमें 100% ही मिलती है। इसमें किसी भी चीज़ का लॉस हमें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अंदर क्या होता है, डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होती रहती है और ये वापस हमारे को बाहर मिल जाती है। इसकी वजह से इसमें कोई लॉस नहीं होता है। और टीआईआर में ये क्या होता है, कंप्लीट, ये हमने देखा ही है, टीआईआर जो होता है उसकी वजह से ये में कोई लॉस नहीं होता। ये 100% देते हैं तो 100% ही मिलती है गाइज, वरना क्या होता है, हम 100% दे रहे हैं 80% मिल रहा है, तो वो वाला केस होता है। तो ये हमारे को बहुत लॉस होता है, इसकी वजह से ये इस फाइबर में हमें क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है गाइज। इसमें दो लेयर होती है, एक डेंसर और एक रेयर केस होता है गाइज। तो यहाँ पर आप इनकी जो थ्योरी है आप वो बुक से नोट कर सकते हैं गाइज, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ, इसकी ये जो एप्लीकेशन है टीआईआर के, वो हमारे पास ख़त्म हो गई गाइज, नोट कर लीजिए गाइज। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि गाउसियन लॉ है, गाउसियन लॉ की बात कर सकते हैं, या फिर हम उसको जो बुक में हमें एक रिलेशन बिटवीन के रूप में फॉर्मूला पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे लेंस में और बाकी में काम आएगा, उसके बारे में हम उसका किस तरीके से डेरिवेशन करना है वो हम देखते हैं गाइज। आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके गाइज, रिफ्लेक्शन ऑफ है जो हमारा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाइज, जो है यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन जो है ऑफ स्फेरिकल सरफेस और लेंस, यानी कि कोई लेंस है या कोई स्फेरिकल सरफेस है, उस पर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और उसका डेरिवेशन हम, उसका फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है गाइस, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है गाइस, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगी, सपोज कि अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है एंगल बना रही है, आई बना रही है, लेकिन किसके साथ, जो एंगल है इंसिडेंस रे है, ये इंसिडेंस रे है। अब इंसिडेंस रे आई एंगल बनाती है, लेकिन आई एंगल बनाती है किसके साथ, इस सरफेस के साथ नहीं, ये इस आई एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। किसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल कहाँ होता है, स्फेरिकल रे है जो हो सरफेस होती है, उसका नॉर्मल कहाँ होता है, हमेशा उसका नॉर्मल सेंटर से निकलती हुई रे पे होता है गाइस। सपोज कीजिए ये सेंटर है और इस सेंटर से अगर मान लो ये हमारा स्फेरिकल जो है, इसे हम लाइन खींचते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो क्या होता है, इसका नॉर्मल यहाँ से ये इस पॉइंट पे हम खींचेंगे तो इसका इस तरीके से नॉर्मल निकलेगा। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करें, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम ये सेंटर है, सेंटर से अगर लाइन खींचते हैं तो वो उसके क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है। उसके कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है गाइस। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको उसका नॉर्मल लेना है तो वो कैसा हो जाएगा, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये जो है इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा गाइस। अब बात करते हैं
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस रे है वो कैसा एंगल बना रही है, आई एंगल बना रही है गाइस। ये जो एंगल बन रहा है आई किसके साथ बन रहा है, इस नॉर्मल के साथ बन रहा है, इस नॉर्मल के साथ बन रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पर जो है हमारा मीडियम, ये कैसा मीडियम है, ये जो मीडियम है वो कैसा है, ये मीडियम जो है डेंसर है, ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। अगर डेंसर मीडियम होता है और ये कैसा है, रेयर मीडियम है, तो डेंसर से अगर रेयर मीडियम की तरफ जाती है, डेंसर से अगर रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं तो ये कैसा होता है, ये होता है नॉर्मल से अवे। तो ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किस केस में, जब ये मीडियम कैसा हो, इस तरफ का मीडियम हमारे पास जो μ1 है वो कैसा हो, डेंसर हो, और जो μ2 है वो कैसा हो, रेयर हो। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर ये अपोजिट हो जाए, अगर ये अपोजिट हो जाए, ये अगर ये जो है डेंसर ना होके ये रेयर हो जाए और ये रेयर ना होके ये डेंसर हो जाए, तो उस केस में ये जो हमारी रे ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसी होगी, जो ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन है गाइज वो हमारी अब फिर कैसे आ जाएगा, वो इस तरफ ना आकर, वो इस तरफ नहीं आकर, वो क्या हो जाएगी, अब हमारी इस तरफ ना आकर वो रिफ्लेक्ट होकर वो किस तरीके से, इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ चली जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके से, मतलब इसके नज़दीक हो जाएगी गाइज। आगे बात समझ में, तो मीडियम का इतना इफेक्ट पड़ता है गाइज। अब हम इसका डेरिवेशन के, इसके फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए हम आप इसको ये पहले समझना है, बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। किसका जो नॉर्मल है, जो इसका नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से निकलने वाली रे बताती है गाइज। ठीक है, चलो तो इसका केस का हम यूज करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम। ओके गाइस, तो इसको हम गाउसियन लॉ के रूप में भी समझ सकते हैं, और ये जो है हमारा, इससे हम डायरेक्ट एक रिलेशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो है रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, या लेंस की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो ओ पर रखा हुआ है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है गाइस। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, इस सरफेस पर ए पॉइंट पर क्या हो रही है, यहाँ पर ए पॉइंट पर आ रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, इस ए पॉइंट पर आती है, तो इसके साथ आ रही है, तो ये इसके नॉर्मल, अब इसका नॉर्मल क्या होगा, इसके सेंटर से जो निकलने वाला राइट, इस पॉइंट पर जो सेंटर से जो लाइन आएगी वही इसकी नॉर्मल होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट जो है वो क्या है, इसका नॉर्मल है गाइस। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ ये कौन सा एंगल बनाएगी, ये नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाएगी गाइस। ठीक है, वापिस जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ये जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो एंगल कैसा होगा, वो एंगल होगा आर गाइस। वो कैसा एंगल होगा, हमारा एंगल आर हो जाएगा गाइस। ठीक है, या तो कोई दिक्कत गाइस किसी को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गाइस ये देखते हैं हमारे पास, सपोज कीजिए हम इसको नाम दे देते, इसके परपेंडिकुलर हमने खींचा जो पॉइंट पी है, और एक दूसरा हमने लाइन दिया कि इस एंगल को हमने नाम दिया, इन तीनों जो एंगल है इन एंगल्स को हमने नाम दे दिया कि ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल कैसा है, ये अल्फा एंगल है। ठीक है गाइस, ये जो एंगल है हमारा वो कैसा एंगल है, ये अल्फा एंगल है, और ये जो एंगल है हमारा वो कैसा एंगल है, ये बीटा एंगल है गाइस। इसको हमने नाम दिया क्या, बीटा एंगल। और ये जो लास्ट एंगल बच रहा है हमारे पास, एक एंगल जो बन रहा है वो कहाँ पर, सी के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने कह दिया कि ये हमारा जो एंगल है वो कैसा एंगल है, ये एंगल गामा है। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया कि ये क्या है, एक गामा एंगल है। इन तीनों को हमने अपने नाम से दे दिया, और ये जो आई है और ये हो गया आर गाइस। यहाँ तक आगे बात समझ। हमने अब तक कुछ नहीं किया, हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिए, उस पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ इंसिडेंस रे आई है, और इंसिडेंस रे उसके नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, और रिफ्रैक्ट होकर वो आर एंगल बना रही है गाइस। और वापस जो सरफेस पे टच हो रही है उसके साथ एंगल बीटा बन रहा है, ये जो सेंटर के साथ एंगल नॉर्मल बन रहा है ये क्या है, ये गामा है, और ये अल्फा है। तीनों एंगल हमने इनको नाम दे दिया अपनी इच्छा से। ठीक है, और ये जो ट्रेंड चला रहा है वो हमने दे दिया। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे इस सरफेस के ऊपर। आगे बात समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें यूज करते हैं कि जब भी हमें ऐसी चीज़ कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ ड्राइव करना होता है तो हम क्या लगाएंगे इस ऑप्टिक्स में, नॉर्मली हम ज़्यादातर काम में क्या लेते हैं, स्नेल्स लॉ का। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कहाँ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर देखिए ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या है, म्यू आर जो है रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो ये क्या हो रही है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के पास आती है तो ये क्या होती है, नॉर्मल के तरफ आती है, नॉर्मल से अवे नहीं जाती है, नॉर्मल से तरफ आती है। आगे बात समझ में ना, ये क्या है, म्यू आर रेयर है, ये क्या है, म्यू डी जो है डेंसर मीडियम है गाइस। यहाँ तक सारा क्या समझ में आ जाना चाहिए गाइस। अब हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ।
अब स्नेल्स लॉ सबको पता है गाइस, जो क्या होता है, ये स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R गाइस। स्नेल्स लॉ है हमारा, वो क्या होता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R गाइस। अब हम बात करते हैं, सिंस जो लाइट रे है हमारी, जो ये लाइट रे है ये पैरेक्सियल है। पैरेक्सियल का मतलब क्या है, पैरेक्सियल का मतलब है, ये से डायग्राम में तो हमने इसको बहुत दूर दिखा रखा है इससे, लेकिन रियल लाइफ में जो ये पॉइंट है ना, ये जो लाइन है ना लगभग परपेंडिकुलर ही निकल रही है, बिल्कुल इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना इसके पास से निकल रही है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना ये क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि ये पी पॉइंट और ये जो एम पॉइंट है ना गाइस, ये पी पॉइंट और ये एम पॉइंट है, इतने नज़दीक है कि इनको हम बिल्कुल एक जैसे मान सकते हैं। और एक जैसे का मतलब क्या है कि ये अल्फा गामा और ये बीटा, अल्फा गामा और बीटा एंगल जो है वो क्या है, बिल्कुल ही छोटे हैं, बिल्कुल टेंस टू 0 की तरफ मान सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं लाइट ऑफ रे जो है क्या है, सिंस टू पैरेक्सियल, यानी कि कैसी है, आर पैरेक्सियल। जो हमारी रे है, लाइट है, वो क्या है, बिल्कुल पैरेक्सियल है, बिल्कुल जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके पास से निकल रही है। यानी कि इसको दोनों पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, एक ही जगह मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जैसे ही हमने बोला कि ये पैरेक्सियल है तो हम बोल सकते हैं सो एंगल जो आई है वो टेंस टू क्या है, 0, एंगल आर जो वो भी टेंस टू क्या है, 0, और एंगल अल्फा, एंगल गामा, एंगल अल्फा और एंगल बीटा ये भी टेंस टू क्या है, 0 है। ये सारे क्या है, टेंस टू 0 है। इसका मतलब क्या है, सब साइन आई जब बहुत ही छोटा होता है, जब ये सारे छोटे होते हैं, इसका मतलब क्या है, साइन आई इक्वल टू होगा किसके, टेन आई के। छोटा केस होता है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। और जो है साइन आर जो होगा, साइन आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टेन आर के इक्वल होगा। ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास केस है, पैरेक्सियल केस है। हमारा जो केस है वो कैसा है, पैरेक्सियल है। अब लेंस इक्वेशन से भाई, हैंस इक्वेशन 1 से, अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है, जो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 से। अब हैंस इक्वेशन 1, जो हैंस इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो म्यू आर है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू आर है, जो सॉरी म्यू 1 जो है आर आई, सॉरी जो म्यू 1 आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन आई। म्यू आई जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम सीधा लिख दें या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है साइन आई, इसको क्या है, आई के बराबर ही है, ये आई के इक्वल भी है और किसके इक्वल है, ये आर टेन आर के भी, और ये इक्वल किसके, आर के। तो इसको लिख सकते हैं हम म्यू आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर गाइस। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमारे पास क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। ठीक है, इसको मैं इक्वल टू आर लिख देता हूँ। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आगे बात समझ, क्योंकि हम साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और साइन आर को हम आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, बहुत ही छोटे एंगल है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, हम बात करते हैं गाइस। इसमें क्या है कि अगर हम इसको टेन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा और जो गामा है हमारा, अल्फा और बीटा और गामा वाला केस है, उसको समझते हैं। देखिए म्यू आई, अब मुझे क्या निकालनी, आई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, जो आई निकालना है। अब आई देखिए यहाँ पर आई क्या है, ये है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ओ ए और एम पी की, ओ ए और पी की, सॉरी ओ ए और सी की ट्रायंगल की बात करते हैं, ओ ए और सी ट्रायंगल की। जो ओ ए सी ट्रायंगल जो है ना गाइस, ओ ए और सी ट्रायंगल, तो इसके साथ अब ये जो ना इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये एंगल हमारा आई बन रहा है, ये एंगल क्या है, अल्फा, ये क्या है, गामा। अब हम बात करें एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, इंटर जो इसके इस एंगल को छोड़कर इसके जो अपोजिट दोनों एंगल होते हैं ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। जो आई इक्वल होगा किसके, अल्फा प्लस गामा के। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके अपोजिट जो दोनों जो साइड इस एंगल के अलावा जो दोनों एंगल बच रहे हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ये केस क्या हो जाता है, आई इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा। इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या मिल रहा है, इन फिगर
इन फिगर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा गामा। जो आई है वो इक्वल हो जाएगा किसके, अल्फा प्लस गामा के। ठीक है गाइस, जो है आई इक्वल अल्फा प्लस गामा। अब बात करते हैं हम आर की, जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, इस ट्रेंगल की बात करते हैं हम, ट्रेंगल ए सी, और ये जो है हम इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेंगल, ये इस तरीके से ट्रेंगल है हमारा। ठीक है, ये देखिए, ये ए, ये सी, ये बी, और ये एंगल हमारा क्या है, गामा है। ये आर एंगल है, ये प्लस क्या है, ये बीटा एंगल है। तो हमें क्या चाहिए, हम बोल सकते हैं यहां से कि गामा जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा किसके, आर प्लस बीटा के। तो यहां से अगर हमें आर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये क्या हो जाएगा, जो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। तो एंगल आई आ जाएगा और यहाँ पर एंगल आर आ गया। क्या इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन 2 में इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं गाइस। हम क्या कर देते हैं, आई और आर की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं। यहां से मैं रफ कर रहा हूं गाइस, यहां से हम क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, म्यू आई, म्यू वन, ये क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू, और जो आर है वो कितना हो जाएगा, ये जाएगा गामा माइनस बीटा। गाइस सोल्व कर लेते हैं इसको, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा इक्वल टू म्यू टू अल्फा, सॉरी म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। अब इसको ले लेते हैं, क्या करते हैं, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल टू, हम लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू है ना, म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा। तो गामा यहाँ से कॉमन आ जाएगा और गामा कॉमन आ गया यहाँ से, और ये हो गया हमारे पास क्या, म्यू वन और म्यू टू। तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। गाइस यहाँ तक आगे बात समझ में, हमने क्या किया, बस इनको इंटरचेंज करके यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया। ठीक है गाइस, ठीक है गाइज, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए गाइज अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा है अल्फा, अब ये जो अल्फा है इसको क्या लिख सकते हैं, अब टेन अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास स्मॉल केस वाली बात है तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू वन टेन अल्फा, सारे छोटे छोटे हैं, प्लस म्यू टू टेन बीटा इक्वल टू टेन गामा इंटू ये क्या आ रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है गाइस, ये म्यू है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टेन अल्फा कितना होगा। अल्फा क्या होता है, जो होगा यहाँ पर देखिए, अब टेन अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, जो ए पी अपॉन, यानी ये ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में ए पी परपेंडिकुलर अपॉन है बेस, तो ए पी अपॉन ओ पी। भाई एम और पी में कोई फर्क नहीं, ए पी अपॉन ओ पी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन, तो म्यू वन ए पी अपॉन ओ पी। अब यहाँ पर देख सवाल ये उठता है कि सर हमने अल्फा को टेन अल्फा क्यों लिखा, जब हमने कहा कि हमने साइन आई को आई लिखा क्योंकि स्मॉल एंगल है, और इसको हम टेन आई भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अल्फा को हम टेन साइन अल्फा या टेन अल्फा भी लिख सकते हैं ना, छोटा एंगल होता है, स्मॉल एंगल होता है तब, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, टेन अल्फा लिखा। ठीक है, चलो गाइस तो अब देखते हैं, तो हमने म्यू वन बराबर ए पी, अब टेन क्या होता है, पर जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए पी अपॉन क्या हो जाएगा, इस अल्फा, ये इस ट्रेंगल का है ना अल्फा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ पी। ठीक है गाइस, ए पी अपॉन क्या हो गया, ओ पी। गाइस अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं म्यू की, म्यू टू। अब बात करते हैं टेन बीटा की। अब टेन बीटा का है, ये रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी पी। तो
तो ये हो जाएगा AP अपॉन BP इक्वल टू टेन गामा। अब बात करते हैं टेन गामा की, तो गामा के लिए एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इसके लिए जो हमारा ट्रेंगल है, अब ये जो ट्रेंगल बन रहा है ना, जो स्मॉल ट्रेंगल बन रहा है, ये हो जाएगा AP अपॉन PC। ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC गाइस। ट्रेंगल कौन सा बन रहा है, अब ये वाला ट्रेंगल बन रहा है ना, तो इसके लिए AP अपॉन PC। तो ये हो जाएगा AP अपॉन PC और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 गाइस। यहाँ से देखिए AP कट जाएगा सब जगह से, ऊपर है। चलो तो ये बच गया μ1 अपॉन OP। अब बात करते हैं OP की। ये क्या है, जो हमारा OP है, ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, ये जो है हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इससे ये डिस्टेंस है, क्या है, OP की ये डिस्टेंस है। तो ये कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी कि ये क्या है, U। OP इक्वल टू क्या है, U। और बात करते हैं ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या है, अगर हम बात करते हैं PB की, तो PB जो डिस्टेंस है वो क्या है, V। और जो PC डिस्टेंस है वो क्या है, R। जो PC है वो किसके इक्वल है, ये सेंटर है, ये है, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगी, ये R हो जाएगी। ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस आ रही है ना गाइस, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, ये R हो जाएगी। आगे बात समझ में, यहाँ पर आप नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ पर आप R लिख सकते हैं अपने डायग्राम में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। तो μ1 अपॉन OP, तो OP क्या है गाइज, यहाँ पर U है। OP क्या है यहाँ पर, OP हमारे पास यहाँ पर क्या है, U है। कैसा U, माइनस U, क्योंकि इस डायरेक्शन में U जो है ये कैसी, इसकी ये U तो है, लेकिन कैसा है, ये माइनस का है, क्योंकि डायरेक्शन इसके किस तरफ आ रहे हैं, इसके अपोजिट आ रहे हैं, जिस तरफ ले जा रही है। तो ये हो जाएगा OP अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन क्या आ जाएगा, V, क्योंकि BP क्या है, V इक्वल टू, अब ये क्या है, 1 अपॉन PC। तो ये क्या है, 1 अपॉन, ये क्या है, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या आ रहा है गाइस, R। यहाँ से अब इनको क्या कर लेते हैं, हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू क्या आ रहा है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R गाइस। तो ये हमारे पास एक आ गया फॉर्मूला, ये क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूला आ गया गाइस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। ये इस तरीके से हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया इसका रिफ्लेक्शन का। अब इस फॉर्मूले को अगर आपसे यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ये पूछ सकता है कि आपको बताना किस में, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, इसके बारे में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम ऑफ ए जो है कर्वेचर ऑफ द कर्व स्फेरिकल सरफेस। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे लिखा जा सकता है गाइस, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम इससे देखते हैं कि रिलेशन से बेस्ड पूछ सकते हैं आपके, या फिर आपसे फॉर्मूला जनरेट करने को बोल सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस के लिए आपको फॉर्मूला जनरेट करना है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस गाइस, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।